जहराज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आखिरकार ये जो बास था ये कोई नॉर्मल बास नहीं था। उसने उसे बचा कर रखा हुआ था आगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि वो जानता था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर उसे हाई लेवल के ऊपर जाने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जयराज इस चीज से भी अचंभित नहीं था। जयराज ये सोच रहा था कि ये कौन है जिसने इतनी सारी पत्तियों को एक साथ गिरा डाला था, क्योंकि इस पूरे तने के ऊपर कम से कम 300 पत्तियां रखी हुई थी और 300 पत्तियों में हर एक पत्ती के अंदर 8 धागे थे ऊर्जा के। उन 8 धागों को परिष्कृत करने और उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। और उसके साथ में अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज वो उसके साथ में हुई थी वो ये थी कि सामने वाले बंदे ने 2400 धागों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ये बात जयराज को हजम नहीं हो रही थी। जयराज को ऐसे लगने लगा था जैसे कि आज उसके ऊपर कई सारी बिजलियां गिर गई हो। जयराज समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। बेचारे का दिल टूट चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने टूटे हुए दिल के आशिक ने उसके दिल को उससे बदल दिया हो, क्योंकि उसके दिल को कांच की तरह तोड़ दिया गया था। बेचारा अपने आप को संभालता है और कहता है मुझे जाकर देखना होगा। देव आप यहाँ पर वेट कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना होगा कि कौन है, किसने यहाँ पर ये सारे कांड किया है। आखिरकार क्या रम्या ने किया है या नंदनी ने? नहीं, मुझे जाना होगा। इतना कहने के साथ में जयराज वहां से गायब हो जाता है। जयराज जल्द ही लाइब्रेरी की तरफ निकल चुका था। उसे पता था कि अगर उसने कुछ देर की तो शायद वो कुछ मिस कर सकता था। वो जो लाइब्रेरी थी, महल की लाइब्रेरी, उसके ऊपर था एक कक्ष जिसको यहाँ पर रीडिंग कक्ष कहा जाता है, जिसके ऊपर बैठकर कोई भी किताब पढ़ सकता था। वो ऊपर ही ऊपर के फ्लोर के ऊपर था। जयराज तेजी से उस तरफ भागने लगता है। जयराज के कदम यहाँ पर रुक नहीं रहे थे। जयराज जल्दी उधर की तरफ जाना चाह रहा था। जयराज जल्द ही कुछ सांसों के अंदर आखिरकार वहां पर पहुंच जाता है। जयराज जब वहां पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां पर रम्या और नंदनी दोनों के दोनों अपने पैर पसार कर वहां पर आराम से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उनको अभी कोई मोतीचूर के लड्डू लाकर देने वाला हो। इसी वजह से वो लोग वहां पर उसका वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नंदनी और रम्या जब अपनी ओर महाराज जयराज को आते हुए देखते हैं तो उसके साथ में उन दोनों की आंखें उसके ऊपर गड़ जाती है। उन दोनों की आंखें चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया के सितारे उनकी आंखों के अंदर भर गए हों। वहीं नंदनी अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो आगे बढ़ती है। पिताजी आप आ गए। पिताजी जल्दी बताइए, क्या आप हमारे लिए वो स्वर्ग की एनर्जी लेकर आए हैं? क्या हम अब यहाँ पर शुरू कर सकते हैं? नंदनी बड़ी उत्सुक होते हुए उससे कहने लगती है। नंदनी वास्तव में अभी बच्चों की तरह उछलने लगी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करे। वो कहती है रम्या अब तो मैंने यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है जब तुम उसको एब्जॉर्ब करो तो उसको अपनी स्वर्ग के उस सोर्स पूल के अंदर जाने मत देना, वरना कल हम परीक्षा के अंदर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर रम्या कहती है हाँ नंदनी चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। रम्या बस अपना नॉर्मल सा शरीर ला देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो उसके अंदर उत्सुक ना हो, लेकिन वो अपने मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने सारे एक्सप्रेशन को बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि रम्या कोई ऐसी बंदी नहीं थी। रम्या एक बिल्कुल नॉर्मल सी एटीट्यूड वाली लड़की थी जिसके सामने सारी चीजें यहाँ पर शो ऑफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ नंदनी कहती है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, हम कल यहाँ पर सबसे ज्यादा अलग दिखने वाले हैं। हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं और कल हम अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट देने वाले हैं। यहाँ पर नंदनी कहने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को उतनी ज्यादा उत्साहित देखकर जयराज को समझ में नहीं आ रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये लड़कियां इतनी ज्यादा उत्सुक कैसे हो रही है। इसी वजह से जयराज अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो कहने लगता है नंदनी तुम क्या वास्तव में अभी तक यहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करी हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहती हो? वहां पर जयराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने सवाल को कैसे पूछे, क्योंकि उसका सवाल था ही कुछ ऐसा अटपटा सा। क्योंकि उसकी बहन, उसकी जो बेटी थी वो तो यहाँ पर कुछ और कह रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था जो वो सोच रहा था वो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जब जयराज ये शब्द कहता है तो उसके साथ में नंदनी कहती है क्या पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे पास में तो ऐसी कोई एनर्जी आई नहीं। हमने तो अब तक कुछ महसूस ही नहीं किया। अगर महसूस किया होता तो हम कब से यहाँ पे शुरुआत कर चुके होते। नंदनी हैरान थी और वो उसी हैरानी के साथ में अपने पिताजी से कहने लगती है। लेकिन जैसे ही नंदनी यहाँ पर ये शब्द कहती है तो उसके साथ में जयराज की दुनिया हिल जाती है। जयराज को समझ में नहीं आता कि उसके साथ में अभी हुआ क्या था, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर जयराज ने अपने सामने का कुछ नजारा देखा था ना, वो कुछ ऐसा था जैसा कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। वो कहता है नंदनी तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे से?
तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कि वहां पर मेरा वो बांस का पूरा तना यहाँ पर तना बनकर रह गया है। उसके ऊपर ना पत्तियां है ना कुछ और है। उसके ऊपर कम से कम 2400 साफ एनर्जी के धागे थे और वो सारे खत्म हो गए हैं। और तुम लोग मेरे से कह रही हो कि यहाँ पर तुमने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। तुम क्या मेरे से मजाक करना चाह रही हो? मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पर। वहां पर जहराज गुस्से के मारे बुबलो हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में चल क्या रहा है। बेचारा पहले से यहाँ पर गरीब हो चुका था, क्योंकि वहां पर वो जो तना था ना, वो कोई नॉर्मल तना नहीं था, वो बहुत ज्यादा महंगा तना था। अगर वो इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए तो उसके बाद में सामने वाले बंदे का क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो उसी के दिल के ऊपर और उसी को पता था। उसके साथ में जहराज अपने आसपास में देखने लगता है। वो पाता है कि आसपास के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी, लेकिन ये वो एनर्जी नहीं थी। वो अपने आसपास के अंदर जो एनर्जी हुआ करती है, जो नॉर्मल एनर्जी थी, वो वही थी। और स्वर्ग की जो साफ एनर्जी थी वो उसके आसपास कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब जयराज इसी चिंता के अंदर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कि नंदनी कहती है, पिताजी आप रहने दीजिए। वैसे भी यहाँ पर मैंने और रमिया ने है ना पहले से ही स्वर्ग के अंदर से जो अकेडमी के अंदर की हमारी टेस्ट हुआ था उसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इसी वजह से आपको हमारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंदनी यहाँ पर ये सोच रही थी कि उसके पिताजी फालतू में उनके लिए टेंशन ले रहे हैं। नंदनी यहाँ पर उनको टेंशन नहीं देना चाह रही थी, तो इसी वजह से वो उससे कहती है। लेकिन जैसे ही नंदनी ये शब्द कहती है तो बेचारे जयराज का मुंह फटा रह जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई है? पता नहीं मेरी लड़की यहाँ पर कितनी ज्यादा भोली क्यों है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या कह रहा हूँ। मेरा जो यहाँ पर वो बांस का तना था वो यहाँ पर तना रह गया है। बेचारे के ऊपर एक पत्ता भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मैं उसके अंदर से कुछ पत्तियों का यूज करते हुए अपने आप को लेवल अप कर लूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे को ऐसा लगता है बर्बाद कर छोड़ेगी। मैंने क्या सोचा था, मेरी बेटी यहाँ पर अपने आप को लेवल अप कर पाएगी और उस एनर्जी का यूज कर पाएगी, लेकिन ना कोई कुछ कर पाया ना कोई और कुछ। लेकिन वहीं अब यहाँ पर जयराज को ऐसा करते हुए देखकर जो रम्या थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो कहने लगती है, महाराज क्या वास्तव में यहाँ पर जो स्वर्ग की साफ एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना इतना ज्यादा मुश्किल है? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आपको हमारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रम्या ये सोच रही थी कि शायद महाराज उनके लिए कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, तो इसी वजह से वो यहाँ पर उसको फालतू में परेशान नहीं करना चाह रहे थे कि फालतू में उन्हें यहाँ पर कोई कष्ट होगा और फिर महाराज उनके लिए परेशान होने वाले थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी वो बातें सुनने के साथ में जयराज कहता है, लड़कियों क्या तुम दोनों ने यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब नहीं देखा या कुछ ऐसा अजीब महसूस किया हो जो यहाँ पर कुछ अलग सा हो? तो उसके साथ में दोनों लड़की अपना सर हिलाती है और कहने लगती है, नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। उनकी बात सुनने के साथ में ही अब यहाँ पर जयराज अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है। वो ये जांच पड़ताल करने लगता है कि क्या आसपास में कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल अलग हो, जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हो। अब उसके साथ में ही जयराज अपने आसपास के कमरे को देखने लगता है। कमरे के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई सुई भी पटक देना तो उसकी भी आवाज कोई साफ साफ सुन सकता था। उसी आवाज के बीच के अंदर यहाँ पर एक ही आवाज आ रही थी, पन्ने पलटने की। और ये पन्ने कोई और नहीं पलट रहा था, वहीं पर ही खड़ा हुआ विपिन अपने पन्नों को पलटते जा रहा था। वो कोने के अंदर खड़ा हुआ था, लेकिन जब वो उन पन्नों को पलट रहा था ना तो वो कुछ ऐसे अननेचुरल लग रही थी जैसे कि यहाँ पर वो बंदा खुद यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हो और उसके हाथ थोड़े से अकड़े हुए से लग रहे थे। उसको देखने के साथ में ही जयराज की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहने लगता है, क्या ये वो हो सकता है? क्या इसी ने उसको किया है? सबसे पहले ख्याल उसके अंदर यही आया कि क्या विपिन ऐसा कर सकता है। और ऐसा करते ही अचानक से उसका दिमाग कुछ उसको बुरे संकेत देने लगता है, क्योंकि इस पूरी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर ये 3 ही लोग थे। उसकी बेटी और उसकी फ्रेंड ने तो उसका ये काम नहीं किया था, तो बचने वाला था यहाँ पर केवल विपिन। क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था? वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी सभी का संदेह उसी के ऊपर जा रहा था। कुछ लोग थे जो उसको देख रहे थे। वहाँ जो विपिन था वो अभी तक भी उसी किताब को घूरे जा रहा था। हालांकि विपिन भी उस जगह पर उतना ही हैरान था ना कि ये लोग, क्योंकि वास्तव में विपिन के साथ में कुछ हुआ ऐसा कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो उसके साथ में ही एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी से खत्म होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन विपिन जब इसको समझता तो उतने ही जल्दी वो यहाँ पर जल्द ही उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता, क्योंकि वो जानता था कि किसी पल वो एनर्जी यहाँ पर बंद हो सकती थी। उस चीज को देखते के साथ में ही विपिन कहने लगता है,
बच गया मैं। हालांकि यहाँ पर मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं आई है, लेकिन कम से कम मेरे पास में 2000 से अधिक धागे तो आ ही चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उस मैनुअल को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। शायद मैं इसके साथ में उस एनर्जी या उस किताब को यहाँ पर बना सकता हूँ। विपिन बहुत ज्यादा उत्सुक लग रहा था, उसका उत्साह छुपाया नहीं छुप रहा था। वो अभी यहाँ पर, अब जब विपिन के पास में 2000 धागे हो चुके थे तो उसके साथ में उसने कुछ और 2000 किताबों को उसके अंदर मिला लिया। और जैसे वो ऐसा करता है कि अगले पल वो कहता है कंबाइन। जैसे वो ऐसा कहता है कि उसके साथ में कुछ और 2000 किताबें बनती हुई सीधे उन घूमती हुई किताबों के बीच में चली जाती है और वहां पर जाकर एकत्रित होने लगती है।